वन रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों आज सॉलिड स्टेट का अंतिम कालांश नंबर 13 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इससे पिछले कालांश में हमने ठोसों के विद्युतीय गुणों को जाना था। आज हम बच्चों ठोसों के चुंबकीय गुण, जो कि इसका अंतिम टॉपिक है, चुंबकीय गुणों के संबंध में व्याख्या करेंगे। मुख्यतः हमें ठोस अवस्था से संबंधित चुंबकीय गुणों की चर्चा करनी है। इससे पहले बच्चों ने पिछली कक्षाओं में प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय दो चुंबकीय गुणों की व्याख्या की थी, दोनों को हमने जाना था। आज 3 और अतिरिक्त चुंबकीय गुण इनके साथ साथ पढ़ाए जाएंगे। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में सॉलिड स्टेट का अंतिम कालांश में आज की हेडिंग लगाते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। कॉन्सेप्ट कहां से आया बच्चों, पहले हम ये समझ लें ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। एक 30 सेकंड या 1 मिनट का छोटा रिकैप दे दें। यह माना जाता है कि जो नाभिक के चारों परमाणु में जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होता है वह एक सूक्ष्म चुंबक की भांति कार्य करता है। परमाणु का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वह एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि यह 2 प्रकार की गतियां रखता है। एक तो नाभिक के चारों ओर यह लगातार रिवॉल्व कर रहा होता है, यह नाभिक है, इसके चारों ओर यह लगातार घूमता रहता है। नाभिक के चारों ओर घूमने के कारण होने वाली कक्षीय गति, कौन सी बच्चों? कक्षीय गति, यानी कि जो ऑर्बिटल मोमेंटम हो रहा है, ऑर्बिटल घूर्णन हो रहा है, उसके कारण यह एक चुंबक की भांति व्यवहार कर सकता था। और यह जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही अक्ष पर क्या कर सकता है, वो घूम सकता है क्लॉकवाइज, यानी क्या कि अक्षीय चक्रण। कैसा वाला? वह अपने ही अक्ष पर गति कर सकता था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उपरोक्त दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन्स में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण। मैं दोबारा बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रॉन की उपरोक्त दोनों गतियों के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय आघूर्ण से संबद्ध रहता है, जिसका जो परिमाण है, जिसका परिमाण बहुत कम होता है। कैसा होता है भाई? एक चुंबकीय आघूर्ण तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है। और इस चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटॉन, किससे बच्चों? बोर मैग्नेटॉन। इस चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटॉन यानी कि म्यू बी से प्रदर्शित करेंगे, और इसकी वैल्यू n × n+2 से ज्ञात करेंगे। n × n+2 अंडर रूट में इससे ज्ञात करेंगे। ये जो n है, यह n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का प्रयास करें। 5 गुणों की व्याख्या तो सभी बुक्स में लिखी हुई है, वो तो आप समझ ही जाएंगे बच्चों। होना क्या है, हम आपसे क्या बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक परमाणु से संबद्ध या प्रत्येक आयन से संबद्ध इलेक्ट्रॉन्स एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसकी यह चुंबकीय गुण क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से 2 प्रकार की गतियां संबद्ध होती हैं। लगातार इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गतियां कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षकों में रिवॉल्व करता है, तो इसकी कक्षीय गति होती है, और वह अपने ही अक्ष पर घूर्णन कर सकता था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात इसकी अक्षीय चक्रण भी होता है। उपरोक्त दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन्स में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण जो है वह कम होता है। इस परिमाण को हम बोर मैग्नेटॉन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इस बोर मैग्नेटॉन्स को n × n+2 अंडर रूट वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यहां n जो है परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है ना? ये बात हमने थोड़ी बहुत समझी कि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण का कॉन्सेप्ट कहां से आया। यानी हमने ये जान लिया अभी, जो चुंबकीय आघूर्ण है
वह रूट n इंटू n प्लस 2 से हम ज्ञात करेंगे। और जहां n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है, n यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिससे हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे। दूसरी बात, एक बात और समझ लें बच्चों, जब भी कोई भी परमाणु चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्रभाव प्रदर्शित करता है तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि हमारी क्रिस्टलीय संरचनाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो पैक्ड रहते हैं, एक कैटायन एक एनायन को दूसरे अच्छे से मजबूती से पकड़े रहता है। मेटेलिक क्रिस्टलों में भी मेटल में मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सामान्यतः होता क्या है इसमें, इस बात की भी व्याख्या साथ साथ हम करते चलेंगे। अभी हम बच्चों पढ़ते हैं कि ठोसों के चुंबकीय गुण जो होते हैं उस हिसाब से ठोस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकत्व, यानी कि ठोसों में पहला गुण होता है प्रतिचुंबकत्व, और इनका दूसरा गुण होता है अनुचुंबकत्व। तीसरा चुंबकीय गुण बच्चों, तीसरा लोह चुंबकत्व। तीसरा चुंबकीय गुण लोह चुंबकत्व। और चौथा चुंबकीय गुण होता है प्रतिलोह चुंबकत्व। और पांचवा चुंबकीय गुण होता है फेरी चुंबकत्व। क्या होता है बच्चों, पांचवा में यहां लिख दे रहा हूं अलग से, पांचवा जो होता है यहां लिख दे रहा हूं पांचवा, बाद में इसकी व्याख्या कर लेंगे। पांचवा होता है फेरी चुंबकत्व। ठीक है नहीं, ये 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ये वाले चुंबकीय गुण बच्चों हम सामान्यतः जानते हैं, पहले से हमने पढ़ा है। प्रतिचुंबकत्व जो गुण होता है, प्रतिचुंबकत्व का जो गुण होता है वह किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। किसका? प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है नहीं। और सामान्यतः NaCl जो है सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वह प्रतिचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है। TiO2, V2O5 ये सभी क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। सामान्यतः इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए यह पदार्थ प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये तो हमने पहले से पढ़ा है। 3 की स्पेशल व्याख्या की जाएगी बच्चों। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं? प्रतिचुंबकत्व कौन सा गुण होता है? जिसमें पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण का अनुभव रखेगा और इसमें इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण जो आता है वो शून्य आता है। कितना आता है बच्चों? इनका चुंबकीय आघूर्ण भी शून्य आता है। NaCl, TiO2, V2O5 इसके उदाहरण है। अगला आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षण का अनुभव करते हैं, आकर्षण का अनुभव करते हैं। यह आकर्षण बच्चों कम होता है, सामान्यतः बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। वे सभी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं वह अनुचुंबकत्व का गुण रखते हैं और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण लिख दें बेटा, Cu डाई पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। ये जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं इन आयनों से बने धात्विक क्रिस्टल होते हैं या आयनिक क्रिस्टल भी हो सकते हैं। उनमें यह गुण पाया जाता है क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? इन सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षण बल का अनुभव करते हैं और इसीलिए इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है
इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वह इस सूत्र से ज्ञात होता है। जैसे हमने Cu डाई पॉजिटिव का किया, जो Cu होता है बच्चों, Cu अभी Fe का कर लें, थोड़ा Fe में वैल्यू भी आ रही है, Fe3 पॉजिटिव। Fe सामान्यतः जो Fe होता है वह होता है 3d6 4s2 26 होता है ना इसका बेटा, 3d6, इसमें 3 पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा 3d5 4s0, यानी कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 और 5 प्लस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आ जाएगी। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनका चुंबकीय आघूर्ण की कुछ वैल्यू आती है। नेट चुंबकीय आघूर्ण को n × n+2 अंडर रूट सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। इनके उदाहरण ये लिखे हुए हैं, इसको बच्चों नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जो विशेष है पूरा बोर्ड मिटा के 3 की स्पेशल व्याख्या की जाती है। चलिए हम अब इन 3 चुंबकीय गुण जो कि आपकी कक्षा में मुख्यतः पूछे जाते हैं, इन दोनों की व्याख्या बच्चों ज्यादा नहीं की जाती है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इनकी व्याख्या की जाती है कि इन 3 चुंबकीय गुणों को किस प्रकार प्रदर्शित करें, किस प्रकार व्यक्त करेंगे, उन्हीं के बीच से निकले हुए हैं, उनमें मैक्सिमम मिनिमम की स्थिति के अनुसार इनको डिवाइड किया गया है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा दोबारा से समझने का प्रयास करें, क्योंकि जहां भी जो भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पोलरिटी होना अनिवार्य है, उनमें डाइपोल बनना अनिवार्य है। वहां हमने इलेक्ट्रॉन से बताया था इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना अनिवार्य था, हम दूसरी तरह से कहें कि उनमें डाइपोल होना अनिवार्य है। क्रिस्टलीय ठोसों में बच्चों सामान्यतः डाइपोल तो होता नहीं है, फिर भी यहाँ छोटे छोटे डाइपोल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? क्रिस्टलों में क्या होता है, जैसे हमने कहा सोडियम लिया हमने Na लिया हमने, Na होता है 281 मान लिया जाए, ये 2 और 8 वाला भाग होता है जो, यह इसका कहलाता है कर्नेल। जो पॉजिटिव वाला भाग होता है ये वाला 2 और 8 वाला, यह इसका कर्नेल कहलाता है, यानी Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन। जहां Na+ वाला भाग है यह कर्नेल कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन इस कर्नेल के चारों ओर एक समुद्र की तरह घूमते रहते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है। एक कर्नेल होता है जो अंदर वाला भाग होता है, धनात्मक भाग होता है, उस कर्नेल के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कर्नेल से संबंधित। अर्थात धातु में कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण स्मॉल पोलरिटी आ जाती है, एक छोटा सा इसका पोलर भाग उत्पन्न हो जाता है। इसको कि हम प्लस और माइनस से डिनोटेट करेंगे। ऐसा प्लस माइनस का मतलब ये होगा, याद रखना। और अगर हम प्लस माइनस ऐसा लिखेंगे, आपकी बुक्स में बच्चों ऐसे लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह होगा, इसका मतलब ऐसे है। ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस को आपकी किताबों में ऐसे और ऐसे दर्शाया गया है, हम ऐसे भी बता सकते हैं, क्योंकि धातुओं में या धात्विक क्रिस्टलों में स्मॉल डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। स्मॉल डाइपोल क्रिएट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें कर्नेल और इलेक्ट्रॉन में अपोजिट चार्ज होता है, वो छोटे छोटे हिस्सों में पूरे धातुओं में उपलब्ध रहते हैं। उनकी इस उपलब्धता के कारण ही धातुओं में पोलरिटी आ जाती है, उनके क्रिस्टलों में स्मॉल डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। अब इन डाइपोलों का क्या रोल है, इसकी हमें व्याख्या करनी है बच्चों। इससे इनका चुंबकीय आघूर्ण में क्या परिवर्तन हुआ। कभी कभी हमने क्या किया, हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो धात्विक क्रिस्टल है, धात्विक क्रिस्टल है या ठोस कोई भी क्रिस्टल है, कभी कभी क्या हो सकता है, इन क्रिस्टलों में हम एक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, जैसे कि हम बैटरी लगा दें और बैटरी लगाकर हम इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा हम इनमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तब इनमें क्या क्या संभावना है। एक संभावना बच्चों क्या हो सकती है, इस एक्सटर्नल फोर्स द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर इसके जो स्मॉल डाइपोल थे वह डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए। वह डाइपोल क्या हुए बच्चों, जो स्मॉल स्मॉल डाइपोल थे वह डाइपोल क्या हुए, एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए। ये आपको दिख रहा है, डायरेक्शन एक ही है। और यदि किसी
क्रिस्टलीय पदार्थ में, क्रिस्टलीय ठोस में एक्सटर्नल सोर्स द्वारा, बच्चों बुक्स में सामान्यतः बातें नहीं लिखी हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है, आपने नहीं पढ़ा, आपकी कम समझ में आ रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या कर रहा हूं मैं, कुछ सॉलिड में, कुछ धात्विक ठोसों में या कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में एक्सटर्नल सोर्सों द्वारा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उनके जो स्मॉल डाइपोल थे, जो कि कर्नेल और इलेक्ट्रॉन्स के कारण जनरेट हुए थे, उनका अलाइनमेंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, वो एक सिस्टम से क्रमशः व्यवस्थित हो जाते हैं। आपकी बुक्स में ऐसा लिखा है बच्चों, आपकी बुक्स में जो बना है वो यहां बना दे रहा हूं मैं, आपकी बुक्स में इस तरह से बने हैं, यानी उनके जो इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट हैं वो इस तरह हो जाते हैं सारे। और जब इनका जब इनके इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट इस तरह के हो जाते हैं तो इस प्रकार के धात्विक ठोस जो होते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण का अनुभव रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? आकर्षण का अनुभव रखते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, कुछ धात्विक क्रिस्टलों में जब हम एक्सटर्नल सोर्स द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उनके जो डाइपोल्स हैं, छोटे छोटे डाइपोल्स या हमका उनके इलेक्ट्रॉन अलाइनमेंट्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स द्वारा हुआ, लेकिन बच्चों ये एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। और उसके बाद वह जो धात्विक क्रिस्टल हैं या जो धात्विक सॉलिड हैं वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण बल का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे धात्विक क्रिस्टल, ऐसे धात्विक ठोस लोह चुंबकत्व ठोस कहलाते हैं और इन लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। इनका यह गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, हम एक लोहे की कील में, आयरन की कील है, इसमें एक कॉपर का तार लपेट दें, कॉपर का क्या करें, कॉपर का तार लपेट कर बहुत समय तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें। उसके बाद यदि विद्युत धारा को हम हटा लेंगे तो यह जो लोहे की कील है यह परमानेंट, क्या कह रहा हूं मैं, यह परमानेंट चुंबक यानी मैग्नेट, यह परमानेंट चुंबक की भांति कार्य कर सकती है। उस समय इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात इनका एक गुण और भी स्पेशल है कि इनको परमानेंट मैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी इनमें यह गुण भी होता है कि इनसे चुंबक बनाया जा सकता है, इनमें चुंबकीय गुण जनरेट किया जा सकता है। चलिए दोबारा बताता हूं, लोह चुंबकत्व क्या गुण है? लोह चुंबकत्व किसी भी धात्विक ठोस का वह गुण है जिसमें उसके क्रिस्टल में एक्सटर्नल सोर्स द्वारा यदि विद्युत धारा काफी समय तक प्रवाहित की जाए तो उसके डाइपोल का या इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। जब एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं यह सॉलिड लोह चुंबकीय सॉलिड कहलाते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण जो आएगा बच्चों वह अधिकतम आएगा। कैसा आएगा? मैक्सिमम। इनका चुंबकीय आघूर्ण मैक्सिमम आएगा, अधिकतम आएगा। ठीक है नहीं? इस बात को बच्चों आप नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, नोट कर लिया है ना। इसके उदाहरण CrO2 NiFe के सॉलिड इसका उदाहरण है। किसका? लोह चुंबकत्व का। अब एक संभावना यह भी है बच्चों, एक संभावना यह भी है कि हमने क्या किया, जो धात्विक ठोस थे या जो क्रिस्टलीय ठोस थे उनमें एक्सटर्नल सोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, विद्युत धारा प्रवाहित की, और विद्युत धारा प्रवाहित करने से उनका जो डाइपोल थे वो ऐसे इस डायरेक्शन में, इस ऑर्डर में अरेंज हो गए। कैसे हो गए हैं? यानी कि उन्होंने अपना जो अरेंजमेंट है वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर लिया। या हम ऐसे कहें, इस तरह से भी बोल सकते हैं हम कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी उनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा, नेट, इसका कुछ डाइपोल मूवमेंट आएगा म्यू की वैल्यू, इसकी उससे अपोजिट आएगी, यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी। जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा
नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वह 0 होगा। कैसा होगा? इसका नेट डाइपोल मोमेंट कैसा आ रहा था? मैक्सिमम आ रहा था। इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा और यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे तो प्रबल प्रतिकर्षण, क्या करेंगे? प्रबल प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। कौन? जो कि प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ होंगे, इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो यह प्रबल प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। मैग्नीज ऑक्साइड MnO इस तरह के क्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण है। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, कभी कभी कैसी संभावना है कि यदि हम क्रिस्टलीय ठोस में एक्सटर्नल सोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक पास करें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें काफी समय तक, तो उनका जो पोलर पार्ट है वो इसका इस तरह अरेंजमेंट हो जाए, या हमका इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट ऐसा हो जाए, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक उसके चक्रण है वह एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा वह 0 आएगा। इस प्रकार के पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड इस प्रकार के पदार्थों का उदाहरण है। ठीक है ना? ये भी बात क्लियर हो गई है। तीसरी बात आती है, एक संभावना और भी है, यदि हम एक्सटर्नल सोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं और इनके जो स्मॉल डाइपोल हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो एक रेंज में ना हो, एक क्रम में ना हो, डिसऑर्डर्ड हो जाए। कुछ हमें क्लॉकवाइज मिले, कुछ एंटी क्लॉकवाइज मिले, यानी ये मिल गया, फिर ये मिल गया, दो ऐसे मिल गए हैं, फिर एक इस प्रकार का अलाइनमेंट मिल गया है, फिर दो ऐसे मिल गए हैं, फिर दो इस प्रकार के मिल गए हैं। यानी कि जो कुल अलाइनमेंट जो आएंगे वो फिक्स नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। देखा? अच्छा, यानी ये सीधा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये उल्टा। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट होंगे वो किसी एक निश्चित ऑर्डर में नहीं होंगे, अर्थात इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, जो नेट आएगा, नेट की वैल्यू कुछ आएगी। कैसी आएगी? स्मॉल वैल्यू आएगी। नेट डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा? स्मॉल आएगा। और यह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव रखेंगे। कैसा कहेंगे बेटा? आकर्षण बल का अनुभव रखेंगे और सामान्यतः है अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति ही व्यवहार कर सकते हैं। इसका उदाहरण लिख दिया बेटा हमने, Fe3O4। Fe3O4 इसका उदाहरण है। ठीक है ना? तो आपको बात समझ में आ रही है? मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, यानी दो तो हो गए। अगला लिख रहे हैं लोह चुंबकत्व में क्या था? लोह चुंबकत्व में क्या था? जो चुंबकीय क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण क्या था? चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण था, और जो म्यू था वह मैक्सिमम था। कैसा था? अधिकतम। और इसके एग्जाम्पल लिखने थे हमें, एग्जाम्पल लिख दिए थे हमने FeNiCrO2, और एक था प्रतिलोह चुंबकत्व। इसमें क्या था? चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण, प्रबल प्रतिकर्षण, है ना? प्रबल प्रतिकर्षण। देखिए बच्चों, अब ये आपके इनमें डिफरेंस भी हो गया। मैं दोबारा समरी कर रहा हूं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल प्रतिकर्षण का अनुभव रखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है नहीं? इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव रखते हैं, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसकी वैल्यू, कुछ वैल्यू आती है। नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आता है। ठीक है नहीं? चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट का, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ आता है। लो चुंबकत्व पदार्थ वह होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फोर्स द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो उनमें प्रबल चुंबकीय आकर्षण बल का अनुभव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट एक ही दिशा में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट एक ही दिशा में आने के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल आकर्षण बल का अनुभव रखते हैं। इन्हें परमानेंट मैग्नेटाइज किया जा सकता है। प्रतिलोह चुंबकत्व से ठीक उल्टा होगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हुए
नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वह 0 लाएंगे और यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे और इनके बीच की स्थिति हो सकती है कि जो रैंडम अरेंजमेंट हो जाए, इसका नेट स्मॉल चुंबकीय आघूर्ण आएगा, इसको फेरी चुंबकत्व बोलते हैं। Fe3O4 इसका एग्जाम्पल है। मैं आशा कर रहा हूं कि जो चुंबकीय गुण हैं इनकी आपको बहुत अच्छे से व्याख्या समझ में आ गई होगी और आप इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न ऐसा आता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे परमानेंट मैग्नेटाइज किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से एक चूज करना है। या आ जाए वह चुंबकीय गुण जिसमें किसी पदार्थ को परमानेंट मैग्नेटाइज किया जा सकता है, वो आप लिख सकते हैं। वह चुंबकीय गुण जिसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है, उसको आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट आ सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट पूछ सकते हैं आपसे। यह पूछा जाए यह इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट किस चुंबकीय गुण का है, यह इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट किस चुंबकीय गुण का है। इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट भी पूछे जा सकते हैं, ये चुंबकीय गुण से संबंधित है, बताना है आपको। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट है यह किस चुंबकीय गुण से संबंधित है। तो यह हम जान चुके हैं, यह किससे है, यह लोह चुंबकत्व है। यह क्या है, यह प्रतिलोह चुंबकत्व है। और यह क्या है बच्चों, यह है फेरी चुंबकत्व। मैं आशा कर रहा हूं कि सॉलिड स्टेट का जो अध्याय हमने चालू किया था इसके 13 कालांश हो चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी किसी भी शंका के लिए आप व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से अभी अपनी शंकाएं भेजें। बच्चों आपकी सभी शंकाओं का समुचित समाधान किया जाएगा। अगला जो लेसन है सॉल्यूशन से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट, उससे संबंधित नोट्स आपको अति शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुनः आशा कर रहा हूं कि मेरे चैनल से आप ज्ञान प्राप्त करके अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें।